नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण पुस्तकों को कवर करते हैं बिल्कुल सरल भाषा में और टू द पॉइंट नोट्स के साथ। इस सीरीज के अंतर्गत हमने सबसे पहले परीक्षा वाणी के नोट्स को कवर किया, उसके बाद हमने अजय रावत जी की बुक के नोट्स को कवर किया और फिर हमने राजेंद्र बलूदी जी की जो किताब है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, उस किताब को भी हमने पूरे नोट्स को सरल भाषा में कवर किया। अगर आपने इन सीरीज को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इस सीरीज के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण किताब अरिहंत पब्लिकेशन की जो उत्तराखंड जीके की बुक है, इसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में हम उत्तराखंड जीके को, पूरे उत्तराखंड जीके को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के रूप में कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका जो पूरा उत्तराखंड है उसकी तैयारी और ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। आपके पूरे उत्तराखंड जीके का रिवीजन एक और बार बहुत अच्छे तरीके से आप यहां पर कर पाएंगे और अपनी तैयारियों को भी एमसीक्यूज के रूप में जब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनको आसानी से याद कर पाएंगे लंबे समय के लिए। आज इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित 90 से ज्यादा एमसीक्यूज और ढेर सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इनको कवर करेंगे। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को हम बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको चीज़ों को लिंक करते हुए बताऊंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो इस सीरीज के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी यहां पर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहां पे रहा। सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत निम्न में से कौन से हैं? तो प्रागैतिहासिक स्रोत हमें कौन कौन से मिले हैं आपने बताना है। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिस काल का हमें लिखित साहित्य नहीं मिला है। ठीक है, तो उस काल, जिस काल के हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हमें कहीं पे शैलचित्र मिल गए, कहीं पर हमें मृतभांड मिल गए, गुफाएं मिल गई, कंकाल, उपकरण, इस तरीके के जो साक्ष्य हैं ये होते हैं प्रागैतिहासिक स्रोत के। ठीक है, तो हमें उत्तराखंड से ये सारी चीजें मिली हैं, शैलचित्र भी मिले हैं, गुफा भी मिली है, मृतभांड, कंकाल, ये सब मिले हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस गुफा शैलचित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है? तो देखिए, मानव आकृतियों को ग्रुप में या अकेले डांस करते हुए कहां पर दिखाया गया है? ये दिखाया गया है लाखू उडियार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब लाखू उडियार को लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं। लाखू उडियार 1968 में खोजी गई थी। ठीक है, इसकी खोज एमपी जोशी के द्वारा की गई। ठीक है, यह ध्यान रखना है। लाखू उडियार आपके अल्मोड़ा में है और अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पे जो हमें जो शैलाश्रय मिले हैं यहाँ से, उनका आकार नागफनी के आकार का है। ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो यशवंत सिंह कटौच हैं उन्होंने लाखू उडियार को प्रागैतिहासिक शैलश्रय चित्रों की पहली खोज माना है। तो प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज यशवंत सिंह कटौच ने किसे माना है? लाखू उडियार को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा आज का तीसरा प्रश्न, चमोली जिले के डुंगरी गांव स्थित किस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, चमोली में है डुंगरी गांव और यहां से हमें किस गुफा से मानव के, भेड़ के, बारहसिंगा, लोमड़ी, इनके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें मिले हैं ग्वारखिया गुफा से। ठीक है, जिसे गोरखा गुफा भी कहा जाता है। तो गोरखा गुफा चमोली के डुंगरी गांव में है और यहां से हमें इन सब के रंगीन चित्र मिले हैं। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताइए मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी के रंगीन चित्र कहां से मिले? ग्वारखा गुफा। ये आगे का चाहे तो ना दे। ग्वारखा गुफा की बात करें तो ग्वारखा गुफा में जो इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है, ग्वारखा गुफा चमोली में है, डुंगरी गांव में है, इसको फेमस करने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लोइताफ गुफा शैलचित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अब देखिए, लोइताफ गुफा के शैलचित्र जो हैं यह
आपके किस जिले में है? तो यह आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यहां पर भी जो ये लुइताव गुफा है, पहली चीज जो यहाँ के शैलचित्र हमें मिले हैं इनमें लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, यहां पर भी लुइताव गुफा में भी मनुष्य को हाथों में हाथ डालकर डांस करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। दूसरी बात जो आपको इससे याद रखनी है, लुइताव गुफा से लाखों गुफा दिखाई देती है, पूछा जा सकता है। ठीक है। और इसी आधार पर जो इतिहासकार हैं, जो पुरातात्विक शोधकर्ता हैं, उनका मानना है कि लुइताव गुफा और लाखों उडियार के जो लोग थे इनके बीच उस जमाने में संपर्क था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि इनमें से किस शैलचित्र वाली जगह से लाखों उडियार दिखाई देती है, वो है लुइताव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफरकोट कहाँ स्थित है? देखिए जो यह प्राचीन स्थल है कफरकोट, यहां से भी डांस करते हुए मानव आकृति मिली है। ठीक है। और ये कहां पर है? यह आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा में पेटशाल है और पेटशाल और एक गांव है पूनाकोट, इन दोनों गांवों के बीच में स्थित है कफरकोट और यहां से हमें मानव आकृतियां मिली हैं डांस करते हुए। तो इंपॉर्टेंट जगह है, आपको याद रखना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन जाएगा, बताइए कफरकोट कहां पर है? तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में है और इसके बारे में परीक्षावाणी में भी बताया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। ठीक है। यहां के जो हमें मानव आकृतियां मिली हैं इनमें किस रंग का प्रयोग हुआ है, पूछा जा सकता है। तो इनमें कत्थई रंग का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में योग एवं नृत्य करते हुए मानव आकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो योग मुद्रा में मानव आकृति, मेन पॉइंट ये है। तो योग मुद्रा में या योग करते हुई जो मानव आकृति हमें मिली है, यह हमें फलसीमा से मिली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फलसीमा आप जानते हैं अल्मोड़ा में है। तो मानव आकृतियां योग करते हुए कहां से मिली है? फलसीमा से। नेक्स्ट है हमारा हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैलचित्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए सफेद रंग के शैलचित्र, मेन पॉइंट बस ये है, सफेद रंग के शैलचित्र हमें कहां से मिले हैं? तो ये हमें किमनी गांव चमोली से मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। तो सफेद रंग के शैलचित्र हमें किमनी गांव चमोली से मिले हैं। और अगर पूछा जाएगा नीले रंग के शैलचित्र कहां से मिले हैं? सफेद रंग तो किमनी गांव से मिले हैं, नीले रंग के पूछेगा तो ये हमें उत्तरकाशी में एक जगह है हुडली। ठीक है। तो उत्तरकाशी के हुडली से हमें नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं और किमनी गांव चमोली से हमें सफेद रंग के शैलचित्र मिले हैं। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आगे चलेंगे और जो पूरा घटनाक्रम था, यहाँ पे जो आपके कुड़िंद राजवंश आएगा, पौरव आएंगे, इनके एमसीक्यूज को हम यहाँ पर देखेंगे, कत्यूरियों के एमसीक्यूज को। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम मध्यकालीन इतिहास को कवर करेंगे, जिसमें आपके जो चंद वंश है, आपका पमार वंश है, गोरखा शासन है, इनको हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम कोशिश करेंगे इसको भी हम रेगुलर कर सकें। और जो आपकी बीएस नेगी वाली सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, वो सीरीज़ अभी थोड़ी लंबी चलेगी। तो वन लाइनर में भी आपका उत्तराखंड कवर हो रहा है और एमसीक्यूज में टॉपिक वाइज भी आपका उत्तराखंड कवर हो रहा है। जीके की बात करें तो जीके की सीरीज अभी जल्दी ही इस चैनल पर दोबारा से शुरू करेंगे। जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज अभी हमारे जो सेकंड चैनल है जीके ट्रैकर 2.0, वहां पर आप देख सकते हैं। वहां पर जीके के वीडियोस कुछ टाइम पे आनी शुरू हो जाएंगी ज्यादा मात्रा में। फिलहाल आपको जीके वहां पर देखने को मिलेगा, जल्दी ही यहां पर हम जीके की जो रिमेनिंग सीरीज है उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाण सावधान खोजे गए थे? तो चमोली से हमें जो महापाषाण काल के सावधान खोजे गए थे, ये कब खोजे गए? आंसर होगा 1956। और कहां से खोजे गए? मलारी गांव से। और किसने खोजे थे? शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य जैसे मिट्टी के बर्तन,
नर कंकाल, जानवरों के अंग आदि खोजे गए थे। तो किस विश्वविद्यालय ने शोध किया था, यह पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो पहली बार पेपर में आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सारी चीजें हमें कहां से मिली हैं, तो हमने बताया मलारी गांव से। अब पूछ लिया ये शोध किसने किया, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा ये शोध किया गया था। देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी गांव में 2 बार शोध कार्य किया था। पहली बार 1983 में किया, जब यहां से हमें पशु कंकाल मिला था। ठीक है, दूसरी बार किया 2002 में, कहीं पर 2001 भी देखने को मिलता है, पहला रेफरेंस आप 2002 को देंगे। दूसरी बार 2002 में किया, जहां से हमें मानव कंकाल मिले, जहां से हमें मिट्टी के बर्तन मिले। इसके अलावा 5.2 किलो का हमें सोने का मुकुट या मुख आवरण भी यहां से मिला। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। ये आंकड़ा पेपर में पूछा गया है कि 5.2 किलो का सोने का जो मुख आवरण है कहां से मिला है, नर कंकाल कहां से मिला है, ये सब हमें मलारी गांव से मिला है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड से गैरिक सदृश मृदभांड कहां से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तराखंड से मृदभांड जो है आपको बहादुराबाद से मिला है। ठीक है, बहादुराबाद में जो खुदाई का कार्य किया गया था, पुरातात्विक खनन यहां पे किया गया, ये 1953 में किया गया था। किसके नेतृत्व में, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। ठीक है, इससे पहले बहादुराबाद से 1951 में हमें ताम्र उपकरण मिले थे। उसके बाद यहां पे खुदाई कार्य कराया गया और हमें यहां से गैरिक सदृश मृदभांड भी मिला है। इसके अलावा गढ़वाल की भी कई सारी जगहों से हमें मृदभांड मिले हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृदभांड से मिलते जुलते हैं। तो कौन से गांव से हमें ऐसे मिट्टी के पात्र मिले हैं जो चित्रित धूसर मृदभांडों से मिलते जुलते हैं। सही आंसर है सानड़ा बसेड़ी गांव। सानड़ा बसेड़ी गांव आपके अल्मोड़ा में है और यहीं से हमें ऐसे मिट्टी के पात्र मिले हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलश्रय कहां से प्राप्त हुआ है। ऊपर हमने बात करी जो लाखू उडियार है, उसके शैलश्रय का जो लाखू उडियार है वो किस आकार का है शैलाश्रय, तो ये हमारे किस आकार का है, नागफनी आकार का। तो ये क्वेश्चन भी बना है, कुछ दिन पहले भी हमने इसको कवर किया था। उत्तराखंड से नागफनी आकार का शैलश्रय कहां से मिला है, लाखू उडियार से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। देखिए ताम्र मानव आकृतियां, तांबे की मानव आकृतियां हमें पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 8 ताम्र मानव आकृतियां हमें यहां से मिली हैं। इसमें भी आपको वही करना है, जो क्वेश्चन आपको याद है उनको आप रिवीजन कीजिए, जो याद नहीं है, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको याद नहीं है तो आप उनको नोट डाउन जरूर कीजिए, तो ही आपको सीरीज का फायदा ज्यादा होगा। तो हमें 8 ताम्र मानव आकृतियां, संख्या भी याद रखनी है कितनी है, 8। कहां से मिली हैं, पिथौरागढ़ के बनकोट से। प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहां पर आपने कथन बताना है, कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत की ही उपलब्धता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल शुरुआत में मैंने आपको बताया जिसका हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, तो ये तो सही है, गलत नहीं है। दूसरा है पाषाणकालीन शवागार रामगंगा घाटी से प्राप्त किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, रामगंगा घाटी से मिले हैं और किसने खोजे थे, यशोधर मठपाल ने। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है 8 ताम्र मानव आकृतियां उत्तराखंड के उत्तरकाशी से मिली हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी तो हमने ऊपर देखा कि 8 ताम्र मानव आकृतियां हमें कहां से मिली हैं, बनकोट पिथौरागढ़ से मिली हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और चौथा जो इसका ऑप्शन है चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य गढ़वाली क्षेत्रों से मिले हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वह काल जिसके अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्या कहलाता है। देखिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने जाना कि साहित्यिक स्रोत ही नहीं मिले हैं, पढ़ना दूर की बात है, तो इसमें तो स्रोत ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, उस काल को आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसके साहित्यिक स्रोत तो मिल गए हैं, उस काल का हमें लिखा हुआ मिल गया है लेकिन अभी तक
उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, प्रागैतिहासिक काल यानी लिखा हुआ भी मिला नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, और आदि ऐतिहासिक काल लिखा हुआ मिल गया लेकिन पढ़ा हुआ नहीं गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया। पौराणिक काल की बात करें तो पौराणिक काल क्या होता है? वह काल जिसमें साहित्यिक स्रोत के रूप में पौराणिक ग्रंथों की रचना हुई, उसको हम कहते हैं पौराणिक काल। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का हमें जो पहला उल्लेख मिलता है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। तो राज्य का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा गया है। ठीक है, तो मनीषियों की भूमि भी उत्तराखंड को किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड को वेदों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? तो देखिए, उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, जैसा हमने देखा, और उसमें उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड का उल्लेख हमें उपनिषद, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, इसके अलावा रामायण, महाभारत, इनमें भी हमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। और इन ग्रंथों में यानी कि धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, ये सभी कहे गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, पुराणों में उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पुराणों में उत्तरकाशी को बाड़ाहाट कहा गया है। वैसे अगर हम बात करें पुराणों में, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फिर बाड़ाहाट यहां पे आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि उत्तरकाशी का ये प्राचीन नाम है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो पुराणों में उत्तरकाशी के लिए सौम्यकाशी कहा गया है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, बाड़ाहाट था, तो उस आधार पर हम कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के डिलीट होने के ज्यादा चांसेस हैं अगर इसी ऑप्शन के आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर सकूं। जो उत्तरकाशी के दो नाम हैं, दो नाम प्रसिद्ध हैं, एक है बाड़ाहाट और एक है सौम्यकाशी। ठीक है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है, प्राचीन नाम है। ठीक है, और सौम्यकाशी उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है। ठीक है, पुराणों में ये मिलता है, फिर भी आप इसको कर सकते हैं, वो आयोग के ऊपर डिपेंड है, आयोग के एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर सौम्यकाशी ऑप्शन में होता तो इस आंसर का, इस प्रश्न का उत्तर सौम्यकाशी ही होगा। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जो बौद्ध साहित्य हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं और इसमें उत्तराखंड के लिए हेमवंत का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार से भ्रंगतंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है? भ्रंगतुंग हमने पढ़ा, भ्रंगतुंग किसका प्राचीन नाम है? केदारनाथ का। ठीक है, तो महाभारत में कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो यह पर्व है वन पर्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पांडवों ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी थी और इसका उल्लेख हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, गंगा द्वार यानी हरिद्वार से लेकर भ्रंगतुंग तक। यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि महाभारत में केदारनाथ को क्या कहा गया है? तो भ्रंगतुंग कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में त्रित्सु का शासन था और यह क्वेश्चन यूकेएसएससी के द्वारा पेपर में पूछा जा चुका है। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? काफी आसान प्रश्न है। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन केदार खंड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जो स्कंद पुराण है इसके अंदर 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख हमें मिलता है। कौन कौन से वो 5 हिमालयी खंड हैं? एक है आपका नेपाल हिमालय खंड, दूसरा है मानस खंड, तीसरा है केदार खंड, चौथा जालंधर खंड और पांचवा कश्मीर खंड। तो इसमें जो आपका केदार खंड और मानस खंड है, इन्हीं दोनों को मिलाकर उत्तराखंड बनता है।
केदारखंड का संबंध है गढ़वाल क्षेत्र से, मानस खंड का संबंध है आपके जो कुमाऊं क्षेत्र से। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन केदारखंड के अंतर्गत है और स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन मानस खंड के अंतर्गत है। निम्न में से किसे गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहा जाता है। कोट द्वार खो नदी के तट पर बसा हुआ है। गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज भी कोट द्वार को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो कुमाऊं परिषद थी 1916 में जो बनी थी, कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था वो कोट द्वार में ही हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान माना जाता है? तो देखिए, मनु जो है मनुष्यों के आदि पूर्वज माने जाते हैं और इनका निवास स्थान अलकापुरी को माना जाता है, ठीक है। अलकापुरी चमोली में फूलों की घाटी के आसपास ये स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी को भी अलकापुरी कहा जाता है। तो वहीं पर माना जाता है आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान। इसके अलावा अलकापुरी को कुबेर की राजधानी भी कहते हैं। तो पूछा जाता है, बताइए मनु का निवास स्थान और कुबेर की राजधानी कहां स्थित है? अलकापुरी में। गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम स्थित है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो आपका वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ आश्रम है, ये सब आपके टिहरी गढ़वाल में है और विसोन पर्वत पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी? तो सीता माता पृथ्वी में कहां पर से समाई थी? सीता नस्यु पट्टी में, जो कि देवप्रयाग के समीप है। नेक्स्ट है, रामायण काल के बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था, उसकी राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, रामायण काल का एक राजा एक यहाँ पे बाणासुर, ठीक है, और इसका क्षेत्र जो है, इसका जो राज्य क्षेत्र था वो गढ़वाल में स्थित था, ठीक है। रामायण काल का था बाणासुर और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर में थी। ज्योतिषपुर यानी वर्तमान जोशीमठ, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपको कि बाणासुर जिसकी राजधानी जोशीमठ में थी किस काल का है? रामायण काल का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अभी आगे हमने ऊपर देखा कि गंगा द्वार यानी हरिद्वार से केदारनाथ तक भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन वन पर्व में मिलता है। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्ण आश्रम में की थी। यह किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कर्ण आश्रम कहाँ है और कौन सी नदी के तट पर स्थित है। कर्ण आश्रम आपके मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहीं पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी और कर्ण आश्रम को कालिदास ने किसलय प्रदेश कहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में उत्तराखंड में या गढ़वाल क्षेत्र में दो मुख्य विद्यापीठ थे। एक था आपका बद्रिका आश्रम और एक था आपका कर्ण आश्रम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के किस नगर को गेरवे रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? तो गेरवे रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर ये कहा जाता है हरिद्वार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है मानस खंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जैसा हमने ऊपर देखा, केदारखंड का संबंध गढ़वाल से, मानस खंड का संबंध कुमाऊं से, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु भगवान के किस अवतार पर माना जाता है? तो देखिए, कुमाऊं का नाम विष्णु भगवान के कच्छप अवतार पर माना जाता है, जिसे हम कुर्म अवतार भी कहते हैं। तो दोनों एक ही हैं, कच्छप अवतार या कुर्म अवतार। जो आपको ऑप्शन में मिले उस आधार पर आप करेंगे। देखिए, कुमाऊं में एक पर्वत है, चंपावत में एक पर्वत है क्रांतेश्वर पर्वत, ठीक है, जिसे हम कांडादेव पर्वत या कानदेव पर्वत भी कहते हैं। इसी क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कच्छप अवतार या कुर्म अवतार हुआ था। इसीलिए यहां पर इसी पर्वत के नाम पर आगे चलकर हमने कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मांचल कहा था, ठीक है। कुर्मांचल जो है यहां एक संस्कृत का शब्द है। कुर्मांचल किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। यही कुर्मांचल आगे जाकर कुमु बना, जो कि प्राकृत भाषा का शब्द है, और ज्यादा जब इसका विकास हुआ तो ये हिंदी का कुमाऊं बना, ठीक है। तो पहले कुर्मांचल संस्कृत, फिर कुमु आपका प्राकृत और फिर बना
कुमाऊं जो कि हिंदी का है। तो किस अवतार पर है? कच्छप अवतार पर। किस पर्वत पर अवतार लिया था? क्रांतीश्वर पर्वत। कहां पर है? चंपावत। आपको ऐसे भी पूछ लेगा कि बताइए किस पर्वत के नाम पर कुर्मांचल नाम पड़ा? क्रांतीश्वर पर्वत के नाम पर। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में स्थित किस मंदिर से यक्षों के निवास की साक्ष्य हमें मिले हैं? तो यक्षों के निवास की पुष्टि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत काल में कुर्मांचल में निम्न में से किन किन जातियों का निवास स्थल था? तो देखिए, महाभारत काल में कुमाऊं क्षेत्र में खस जाति, किरात जाति, यक्ष जाति, किन्नर जाति, तंगव जाति, ये सारी जातियां यहां पर निवास करती थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, छांगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो देखिए, छांगलेश की प्रशस्ति हमें कहां से मिली है? यह क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। छांगलेश की प्रशस्ति हमें लाखा मंडल से मिली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब ये है क्या? देखिए, लाखा मंडल से हमें एक खंडित शिलालेख मिला है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा हुआ है, टूटा हुआ शिलालेख ये हमें मिला है। यह शिलालेख छांगलेश राजवंश का है। ठीक है, वंश का नाम है छांगलेश राजवंश। तो इसका शिलालेख हमें लाखा मंडल से मिला है और इस शिलालेख को छांगलेश वंश के राजा छांगलेश ने ही बनवाया था। ठीक है, उसी के नाम पर इसे छांगलेश राजवंश कहा गया। इससे हमें इसके बारे में और इसके वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। बस इतना पता चलता है कि जो लाखा मंडल वाला क्षेत्र है, देहरादून वाला इलाका है, इस पर कभी छांगलेश राजा का शासन था या छांगलेश वंश का शासन था। ठीक है। तो इसी जो ये खंडित अभिलेख है या शिलालेख है, इसी को छांगलेश की प्रशस्ति कहते हैं। अब आपको याद हो जाएगा छांगलेश क्यों कहा इसे, क्योंकि उसी राजा का मिला है। ठीक है, और इसीलिए उसी राजा के नाम पर इसको छांगलेश राजवंश कहा गया। ज्यादा जानकारी हमें इससे नहीं मिलती है, सिर्फ इतना पता चलता है कि इसका शासन यहां पर था। तो ये आपको पूछा, पेपर में जा चुका है, लाखा मंडल से ये मिला है। जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, जोशीमठ का प्राचीन नाम था ज्योतिषपुर, जो हम ऊपर देख चुके हैं। उत्तराखंड के किस स्थान से शिलालेख मिले हैं? तो उत्तराखंड से हमें कालसी से भी शिलालेख मिला है, माणा से और लाखा मंडल से भी मिला है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस स्थान से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था? देखिए, राजकुमारी ईश्वरा ये यदुवंश से संबंधित थी और इनका शिलालेख भी हमें लाखा मंडल से मिला है। छांगलेश का भी मिला है और लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख भी मिला है। और इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि जो लाखा मंडल वाला क्षेत्र था, इस पर कभी यादवों का भी शासन था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए लाखा मंडल वाले इलाके में या देहरादून में यादवों का शासन था, किस अभिलेख से पता चलता है? तो लाखा मंडल शिलालेख या अभिलेख राजकुमारी ईश्वरा का। नेक्स्ट है हमारा, गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं के लेख उत्कीर्ण हैं? तो देखिए, गोपेश्वर में जो रुद्रशिव मंदिर है, यहां से हमें त्रिशूल लेख मिला है और इसमें दो राजाओं के बारे में बताया गया है। वो दो राजा, एक है आपका अमुकभूति और एक है अमुकभूति नहीं है। ठीक है, इसको करेक्शन करना, अमुकभूति नहीं है, एक है नागपति नाग और एक है अशोकचल। तो ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर थोड़े मिसप्रिंट हुए हैं, यहाँ पर बी और सी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। नागपति नाग और अशोकचल के नाम हमें वहां पर मिलते हैं। प्रथम और द्वितीय शताब्दी की कुषाणकालीन मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो देखिए, पहली और दूसरी शताब्दी की जो कुषाण काल की मुद्राएं हैं, ये हमें मुनि की रीति और सुमाड़ी दोनों स्थानों से मिली हैं। इसके अलावा हमें ये वीरभद्र से भी मिली है, मूर्ध्वज से भी हमें इनके कुछ अवशेष मिले हैं। प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में किस जाति के वास का उल्लेख किया है? तो यहां पर हमें टॉलमी के द्वारा यह बताया गया कि इस इलाके में किसका शासन था? कुड़िंदों का शासन था। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। जब हमने कुड़िंद वंश के बारे में डिटेल में जाना था, तो हमने सारी बातों को वहां पर अच्छे से समझा। कुड़िंद वंश के ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बन चुका है, आप कुड़िंद वंश का जो उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज है, वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पर हमें कुड़िंदों के बारे में जानकारी पता चलती है टॉलमी के अनुसार, और कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आप सभी जानते हैं, अमोकभूति।
उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? देखिए, उत्तराखंड पे शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी कुड़िंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पहली राजनीतिक पूछेगा कुड़िंद, पहला ऐतिहासिक पूछेगा तो कार्तिकेयपुर। अब ऐतिहासिक क्यों है वो और ये राजनीतिक क्यों है, ये ऐतिहासिक क्यों नहीं है, तो इसके पीछे का आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। ठीक है, देखिए जो कुड़िंद वंश है इसका पूरा जो इतिहास है, जो स्रोत है इतिहास का, वो इस वंश की मुद्राएं हैं। इसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और इतिहास वो होता है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिल चुका हो, ठीक है, और वो पढ़ा भी जा चुका हो, वो आता है इतिहास। तो पहला ऐतिहासिक राजवंश वो है कार्तिकेयपुर या कतूरी राजवंश। उसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और वो पढ़े भी जा चुके हैं। कुड़िंद वंश का हमें लिखित नहीं मिला है, तो ये इसलिए ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास में वही आता है जिसका लिखा हुआ मिला है और वो पढ़ा भी जा चुका है। इसके जो स्रोत है वो है इसकी मुद्राएं, ठीक है, इसकी मुद्राओं के आधार पर ही कुड़िंद वंश का इतिहास लिखा गया है। इसीलिए ये राज्य की पहली राजनीतिक शक्ति है और जो कतूरी है वो पहला ऐतिहासिक राजवंश है। नेक्स्ट है हमारा, महाभारत काल में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि महाभारत काल में कुड़िंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। देखिए, महाभारत काल में जो कुड़िंद लोग थे, कुड़िंदों को द्विज कहा गया है और कुड़िंद राजा को द्विज श्रेष्ठ कहा गया, यानी उन द्विजों में जो श्रेष्ठ है। तो आंसर हो जाएगा आपका द्विज श्रेष्ठ। महाभारत का जो पर्व है वन पर्व, इसके अनुसार जो यह वाला इलाका है इसमें कुड़िंद का शासन था, जिसको वहां पर पुलिंद भी लिखा गया है कुड़िंदों के लिए। और कुड़िंद राजा कौन था? सुबाहु। ठीक है, तो आपको पूछेगा महाभारत के अनुसार कुड़िंद राजा कौन था? सुबाहु। और इसकी राजधानी कहां पर थी? श्रीनगर में इसकी राजधानी थी। इस सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध करा था महाभारत के युद्ध में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस राजा ने पांडवों से संधि करी थी या पांडवों की अधीनता स्वीकार करी थी? तो वो कौन था? कुड़िंद राजा सुबाहु, जिसकी राजधानी श्रीनगर में थी और जिसने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। नेक्स्ट है, महाभारत काल में कुड़िंद शासक सुबाहु की राजधानी कहां थी? तो अभी हमने देखा इसकी राजधानी श्रीनगर में थी। ठीक है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था अमोघ भूति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस कुड़िंद शासक की रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई हैं? तो देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन इसी लैंग्वेज के साथ आपको मिलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है और इनके क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और साथ में मैं आपको अतिरिक्त तथ्य भी बताते हुए चलता हूं जो आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो आपका अच्छे से रिवीजन भी यहाँ पर चलता रहता है। इसके बदले में आपको सिर्फ वीडियो को एक लाइक करना है, एक शेयर करना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और बस। और वीडियो के एंड पे स्कोर करना है, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, आप लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है और इसमें आप अपनी तैयारियों को भी चेक कर रहे हैं। तो स्कोर को भी आपको कमेंट जरूर करना है। अब देखिए, हमें कुड़िंद शासक की मुद्राएं रजत और ताम्र मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, और ये हमें केवल अमोघ भूति की मिली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, एक चीज आपको कैसे याद रखनी है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, यहीं पर आप क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। कुड़िंदों का पूरा इतिहास इनकी मुद्राओं के ऊपर लिखा गया है। कुड़िंदों की हमें जो मुद्राएं मिली हैं, सभी राजाओं की ताम्र मुद्राएं मिली हैं। केवल अमोघ भूति है जिसकी हमें रजत और ताम्र दोनों मुद्राएं मिली हैं और इसी आधार पर कहा गया कि अमोघ भूति इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, क्योंकि बाकियों की सभी की हमें ताम्र मुद्राएं मिली हैं जबकि इसकी हमें रजत और ताम्र दोनों मिली हैं। ठीक है, तो बस आपको जहां जैसे आपने रजत देखा आप सीधा बता देंगे अमोघ भूति। ये जो मुद्राएं होती थी किस लिपि की होती थी? तो यहां मुद्राएं द्विलिपि होती थी, यानी इनमें दो लिपियों का इस्तेमाल होता था, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का। ठीक है, जितने भी कुड़िंद राजा हैं सबकी जो मुद्राएं होती थी उनमें केवल ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। केवल अमोघ भूति है जिसकी मुद्राओं में ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियां मिलती हैं। अमोघ भूति को रजत एवं ताम्र मुद्राओं के अग्रभाग पर प्राकृतिक भाषा में राज कुड़िंदस अमोघ भूति महाराज के साथ निम्न में से किसका अंकन किया गया है?
तो अमोघ भूति इसको की कर देना, ठीक है। अमोघ भूति की रजत और ताम्र मुद्राएं जो हमें मिली हैं उनमें प्राकृत भाषा में तो ये लिखा गया है, और इसके साथ साथ किसका अंकन किया गया है, तो देवी और मृग का अंकन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ये भी बन सकता है कि ये जो लिखा गया है किस भाषा में है, प्राकृत। कुड़िंदों के समकालीन किस वंश के शासकों की मुद्राएं जौनसार, भाबर और कालो डांडा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? कालो डांडा क्षेत्र आप सभी जानते हैं। कालो डांडा किसका पुराना नाम है? लैंसडाउन का पुराना नाम है। 1890 में इसे लैंसडाउन से बदलकर कालो का डांडा से बदलकर लैंसडाउन कर दिया गया था, ठीक है। तो कालो का डांडा और जौनसार भाबर से हमें किन शासकों की मुद्राएं मिली हैं जो कुड़िंदों के समकालीन थे? सही आंसर है योधे वंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए हुआ ये, अमोघ भूति जो कि कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है, जब उसकी मृत्यु हुई तो गढ़वाल का ये जो पूरे जहां पर कुड़िंदों का शासन था इसके मैदानी भागों पर किसने अधिकार कर दिया था? आप पहले इस कहानी को समझिए। शकों ने अधिकार कर दिया था। अमोघ भूति के मरने के बाद मैदानी इलाकों पर, कुड़िंदों के मैदानी इलाकों पर किसने अधिकार कर लिया था? शकों ने। फिर इन शकों के बाद जो मैदानी इलाका है, तराई क्षेत्र वाला इलाका, जौनसार भाबर वाला इलाका, यहां पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। शकों के बाद कौन आ गए थे? कुषाण आ गए थे, और इन कुषाणों को कुचलने में, पराजित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? इन्हीं योधेय शासकों का रहा था। इनकी मुद्राएं हमें जौनसार, भाबर और कालू डांडा से मिली हैं, और ये किसके समकालीन थे? कुड़िंदों के समकालीन थे। क्योंकि जब शक आए, कुषाण आए, योधे जो थे ये आए, तो कुड़िंद खत्म नहीं हुए। हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि केवल मैदानी इलाकों पर कब्जा चल रहा था। ये सब जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर अभी भी कुड़िंद सत्ता स्थापित थी। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे आपसे, बेसिकली 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, यहां से हमें किसकी मुद्राएं मिली हैं? योधेय शासकों की। योधेय शासक किसके समकालीन थे? कुड़िंदों के। इन्होंने किसको कुचला, किसको पराजित करा? इन्होंने कुषाणों को पराजित करा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। समकालीन कुड़िंदों के, पराजित कुषाणों को किया। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? देखिए अल्मोड़ा मुद्राएं जो हैं इनका संबंध कुड़िंद राजवंश से है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। निम्नांकित में से कौन कुड़िंद नरेशों से संबंधित है? तो कुड़िंद नरेशों से आपने बताना है कौन संबंधित है। आंसर से ही पता चल रहा है, अमोघ भूति और धनभूति, इनका संबंध, यानी कि ये दोनों के दोनों कुड़िंद नरेश हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाण की पहचान की गई है। तो गौविशाण का जो प्राचीन नाम था या आधुनिक नाम है वो क्या है? तो गौविशाण का आधुनिक नाम है काशीपुर। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि काशीपुर का ऐतिहासिक नाम क्या है, या गौविशाण की पहचान किस रूप में की गई है? तो काशीपुर के नाम से की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के गौविशाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद के द्वारा किया गया था? तो गौविशाण यानी काशीपुर का पहला सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? कनिंघम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिलेख में मौर्य शासक अशोक द्वारा लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है? तो देखिए उत्तराखंड में मात्र एक ही जगह है जहां से हमें अशोक का शिलालेख मिला है, वो है आपका कालसी। तो कालसी अभिलेख, ठीक है, कालसी अभिलेख में अशोक के द्वारा यह बात कही गई है कि उसने लोगों से कहा कि आप हिंसा को त्यागें और अहिंसा को अपनाएं। इसके अलावा इसी अभिलेख में अशोक के द्वारा यह घोषणा भी की गई कि उसने राज्य के सभी जगहों पर मनुष्य और पशुओं के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध या उनकी व्यवस्था कर दी है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। अभी तक आपसे पूछा जाता है अशोक का शिलालेख कहां से मिला है? कालसी से मिला है। अब आपको पूछा जाएगा कि यह जो शिलालेख है इसमें लिखा क्या गया है, ठीक है। अभी तक तो ये पूछता है ना कि किस भाषा में है, किस लिपि में है, अभी हम देखेंगे, लेकिन अब पूछा जा सकता है कि इसमें लिखा क्या है। तो इसमें ये 2 बातें लिखी हैं। पहला, लोगों से कहा गया है हिंसा त्यागो, अहिंसा को अपनाओ। दूसरा, लोगों के लिए उसने स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी है। यह जो कालसी अभिलेख है यह अशोक के काल का है, 257 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है, ठीक है। कब का है? 257 ईसा पूर्व का, ठीक है। इस अभिलेख को प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है, पाली नहीं करना है, प्राकृत भाषा इसका सही आंसर है। तो अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में।
किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना सकते थे अगर आपको ऑप्शन में कुड़िंदों का नाम भी डाल दिया जाए। ठीक है, कालसी अभिलेख कुड़िंद काल का है। उत्तराखंड में उस समय कुड़िंदों का शासन था, लेकिन यह अभिलेख मौर्यों का है। ठीक है, अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, उनके ये पोते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ठीक है, तो अशोक का शिलालेख है कालसी अभिलेख, अशोक का ही अभिलेख है और किस वंश से है? मौर्य वंश से संबंधित है। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लोगों को नहीं पता होता है, उन्होंने केवल अशोक का नाम पढ़ा है, उन्हें नहीं पता कि अशोक का पूरा नाम क्या है। तो अशोक मौर्य उसका पूरा नाम है। ठीक है, और इसी अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि जो उत्तराखंड में उस समय शासन कर रहे थे कुड़िंद राजवंश, ये किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। यह क्वेश्चन भी बनता है, किस अभिलेख से पता चलता है कि कुड़िंद जो थे मौर्यों के अधीन थे? वो पता चलता है कालसी अभिलेख से। ठीक है, कालसी अभिलेख की खोज 1860 में हुई थी। जॉन फॉरेस्ट के द्वारा इसे खोजा गया था। अशोक के कालसी अभिलेख में राज्य के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसमें जो अशोक का ये कालसी अभिलेख है, इसमें राज्य के निवासियों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन ए, इसमें निवासियों को पुलिंद कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो निवासियों के लिए पुलिंद और यहाँ के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए अपरांत का इस्तेमाल किया गया है। दोनों याद रखना है, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो शिलालेख बोले या अभिलेख बोले, दोनों आपके कहाँ पर हैं? ये कालसी में है। कई बार हमने इसको देख लिया है ऊपर भी। मौर्य शासक अशोक द्वारा यमुना टोंस नदी के संगम पर स्थापित शिलालेख किस भाषा में है? तो यह शिलालेख आपके प्राकृत भाषा में है, जैसा कि मैंने आपको कहा। ठीक है, इसके दो प्रूफ है। कहीं पर इसको पाली भी लिखा गया है और कहा जाता है कि अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं या बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, वो उन्होंने पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल तो महावीर स्वामी ने किया था, लेकिन ये गलत है। दो बातें हैं इसके गलत होने का। पहला, अगर आप सर्च करेंगे, गूगल में भी आप सर्च करेंगे, तो आप ये पाएंगे अशोक के जितने भी शिलालेख अभिलेख हैं वो सारे के सारे एक दो को छोड़कर प्राकृत भाषा में हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये, जहां पर ये कालसी शिलालेख है उसके बाहर जो पत्थर लगाया गया है जो एएसआई के द्वारा, उसमें भी लिखा गया है कि इस शिलालेख की भाषा प्राकृत है। ठीक है, तो आपको प्राकृत को ही रेफरेंस देना है। नेक्स्ट है, कालसी का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, कालसी का प्राचीन नाम था कालकूट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुड़िंद शासक अमोघभूति की मृत्यु के बाद मैदानी क्षेत्रों पर किस वंश के शासक ने अधिकार कर लिया था? अब इसी क्वेश्चन को मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया, कहानी के रूप में बताया था जब मैंने आपको योधेय शासकों वाला कॉन्सेप्ट समझाया। जब अमोघभूति की मृत्यु होती है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, इनके मैदानी इलाकों पर शक शासक अधिकार कर लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र शक संवत का प्रचलन, सूर्य मूर्तियों और मंदिरों की उपस्थिति और शकों के अधिकार की पुष्टि करता है? तो शकों ने यहां पर शासन किया था, यह हमें कैसे पता चलता है? तो सूर्य मूर्तियां हैं, सूर्य मंदिर है, यहां पर शक संवत का प्रचलन मिलता है। इन्हीं से हमें शकों के अधिकार की पुष्टि होती है। किन इलाकों में? कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, कुषाण काल के अवशेष, शकों के बाद मैदानी इलाकों पर कुषाणों ने शासन किया था। ठीक है, कहानी के रूप में बताया था। और कुषाणों को किसने पराजित किया था? योधेय शासकों ने। ठीक है, कुषाण कालीन अवशेष हमें वीरभद्र यानी ऋषिकेश से मिले हैं, गौविषाण काशीपुर से मिले हैं, मोरध्वज यानी कोटद्वार के निकट से मिले हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से किस शासक ने बाड़वाला नामक यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था? तो बाड़वाला यज्ञ वेदिका, इसका निर्माण राजा सीलवर्मन के द्वारा करवाया गया था।
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपने बताना है, देखते ही आप पहचान जाएंगे। वीरभद्र को ऋषिकेश कहते हैं, गौविषाण को काशीपुर कहते हैं, कालो का डांडा लैंसिडॉन को कहते हैं, टिहरी को नहीं कहते। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मोरध्वज कई बार कहा जाता है कि कोटद्वार का प्राचीन नाम था, और कई बार कहते हैं कि कोटद्वार का आसपास का जो इलाका है उसे मोरध्वज कहते थे, तो इसको आप कोटद्वार के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन कालो के डांडा को टिहरी के साथ नहीं जोड़ सकते। कृतपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए, कृतपुर राज्य, इसके संस्थापक थे कुडिंद लोग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कुडिंद वंश में ही बोला जाता है कि विभाजन हुआ और फिर कुडिंदों के ही द्वारा एक नया राजवंश स्थापित किया गया, कृतपुर राजवंश। इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद वाला जो एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, कृतपुर राज्य क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृतपुर राज्य किसने स्थापित किया था? कुडिंदों ने ही इसको स्थापित किया था, यानी कि इसके संस्थापक भी कुडिंद वंश के लोग थे। इसमें उत्तराखंड का इलाका, हिमाचल प्रदेश का इलाका और जो उत्तरी रोहिलखंड है इसका इलाका आता था। तो इतना बड़ा क्षेत्र में आता था कृतपुर राज्य। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है? अब देखिए, जो ये कृतपुर राज्य है इसको लेकर पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है इसमें यह बताया गया है कि जो कृतपुर राज्य है यह गुप्त साम्राज्य की अधीन आता है, उसका एक राज्य है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कौन सा है, आपको इस तरीके का ऑप्शन दे देगा, बताइए ब्रह्मपुर, कुडिंद, कृतपुर या मौखरी। तो कृतपुर पे आप टिक करेंगे, जो कि किसमें बताया गया है? प्रयाग प्रशस्ति लेख में, जो कि किसके है? समुद्रगुप्त का है। ठीक है, किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृतपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? अब देखिए, कुडिंदों ने ही कृतपुर राजवंश स्थापित किया। कृतपुर राजवंश को खत्म किया किसके द्वारा? तो ये किया था किसने? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नागों ने इन्हें पराजित किया था। तो नाग जाति ने भी यहाँ पे शासन किया। आप जानते हैं गणपति नाग का हमें उल्लेख मिला है, जो हमने ऊपर देखा गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी के जो अंतरिम दौर था वहां पर कृतपुर साम्राज्य खत्म हो जाता है। कौन खत्म करते हैं? नाग राजा। ठीक है, किस शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार किया था? देखिए, कृतपुर को खत्म किया नागों ने, और नागों को खत्म करेंगे कन्नौज के मौखरी राजवंश। तो इंपॉर्टेंट है, क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, और यह हुआ था 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी जानते हैं हर्षवर्धन कब आया था? हर्षवर्धन आपका 606 के करीब राजा बना था। ठीक है, 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि आपका जो 6ठी शताब्दी का अंतिम दौर था, 6ठी शताब्दी का अंतिम दौर यानी 590 598 इस के करीब का। ठीक है, तो उस समय यहां पर मौखरी राजवंश जो था वो आया था, और मौखरी राजवंश का जो अंतिम राजा था ग्रहवर्मा, उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, और ग्रहवर्मा की हत्या होने के बाद ये जो पूरा इलाका था उत्तराखंड का किसके अधीन चला जाता है? ये चला जाता है हर्षवर्धन के अधीन। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? देखिए, 6ठी शताब्दी जब चल रही तो यहां पर ब्रह्मपुर में किसका शासन था? पौरवों का शासन था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पौरव वंश के ऊपर ऑलरेडी एक अलग वीडियो बना हुआ है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि ब्रह्मपुर पर किस वंश ने शासन किया? पौरवों ने शासन किया, और पौरव वंश को पर्वताकार वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में पौरव वंश के बारे में जान सकते हैं। किस वंश के शासकों ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो हम देख चुके हैं मौखरी राजवंश। ठीक है, और इसका अंतिम राजा कौन था? आपका ग्रहवर्मा। नेक्स्ट है, मौखरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद मौखरी राजवंश हर्षवर्धन के अधीन हो गया? तो अंतिम राजा था ग्रहवर्मा।
नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के समय में मिलता है? तो जो हर्षवर्धन शासक था, हर्षवर्धन था, जिसे भारत का अंतिम हिंदू राजा कहा गया है। हालांकि ये पूरे भारत का हिंदू राजा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको पूछा जाए भारत का अंतिम हिंदू राजा किसे कहते हैं, हर्षवर्धन को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप जानते हैं 700 के करीब मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमण 711 में हुआ और पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ। तो भारत का अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन को माना जाता है। यह किस वंश से संबंधित था? तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था। तो इसके वंश का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके काल में भारत आने वाले, उत्तराखंड आने वाले लोगों की जानकारी हमें हर्षचरित से मिलती है। हर्षचरित को किसने लिखा था? बाण भट्ट ने लिखा है, जो कि हर्षवर्धन का ही दरबारी था। किस भारतीय शासक का उत्तराखंड के एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? तो इनमें से कौन सा भारतीय शासक था जिसने एक पर्वतीय राजकुमारी के साथ विवाह किया था? वो था ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इनमें सबसे बड़ा कौन सा राज्य था? तो इनमें सबसे बड़ा था ब्रह्मपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के विघटन काल में किस शासक ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? देखिए, हर्षवर्धन के मरने के बाद उत्तराखंड में एक अराजकता का दौर आया। जो भी थोड़ा बहुत पावरफुल था वो अपनी एक सत्ता स्थापित कर रहा था। इसी काल में उत्तराखंड पर बाहरी आक्रमण भी हुए, जिसमें जो दक्षिणी उत्तराखंड है इसके ऊपर विग्रहराज ने अधिकार कर लिया था। विग्रहराज चौहान वंश का राजा था, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो पूर्वी उत्तराखंड है इस पर तोमर राजाओं ने भी आक्रमण किया था। तो दक्षिणी पर किसने आक्रमण किया? चौहान नरेशों ने, जिसमें महत्वपूर्ण है विग्रहराज, और जो पूर्वी उत्तराखंड था वहां पर तोमर राजाओं ने कब्जा किया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रामाणिक साक्ष्यों के कारण किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश को मानते हैं, और इसका कारण मैं आपको बता चुका और पहली लाइन में भी लिखा है, प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर। ठीक है, क्योंकि इसके हमें साक्ष्य मिले हैं, लिखित में मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था बसंत देव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी? अब देखिए, कार्तिकेयपुर राजाओं के सभी राजाओं ने यह उपाधि धारण करी थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है बेसिकली कि सबसे पहले किसने धारण करी थी? तो बसंत देव, जो कि इस वंश का संस्थापक था, इसी ने सबसे पहले इस उपाधि को धारण किया था। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी, और अगर आपको पूछेगा इन राजाओं की लोक भाषा क्या थी, तो इनकी लोक भाषा थी पाली। ठीक है, यानी जो राजकाम होते थे, राज के काम होते थे, राजभाषा वो संस्कृत थी, लेकिन आम लोगों की भाषा जिसमें वो नॉर्मली बात करते थे वो लोक भाषा क्या थी? पाली थी। कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देवता कौन थे? तो नाम से ही पता चल रहा है इनके इष्ट देवता थे कार्तिकेय देवता। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की जो शुरुआती राजधानी थी ये जोशीमठ में स्थित थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, और लगभग 300 वर्षों तक ये राजधानी रही थी। उसके बाद राजधानी कहाँ चली गई थी? बागेश्वर के बैजनाथ में जो कत्यूर घाटी है वहां पर ये चले गए थे, यानी गढ़वाल से कुमाऊं में चले गए थे। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का कौन सा राजा है जिसे शत्रुहंता कहते हैं, या युद्ध विशेषज्ञ भी किसे कहा जाता है? ठीक है, वॉर एक्सपर्ट किसको कहते हैं? तो वो भी निम्बर देव को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो निम्बर देव को शत्रुहंता और इसके अलावा युद्ध विशेषज्ञ भी इसको कहा जाता है। निम्बर देव किस धर्म का अनुयायी था? क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो यह शैव धर्म का अनुयायी था, और वह कत्यूरी राजा जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, इष्टगण, वो इसी निम्बर देव का पुत्र था। ठीक है, तो इष्टगण किसका पुत्र था? निम्बर देव का। नेक्स्ट है हमारा, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा था सुभिक्षराज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो लक्ष्मीदत्त जोशी जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इनके अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे और राजा शालिवाहन देव इनके आदि पुरुष थे। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है? लक्ष्मीदत्त जोशी। किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र पर जीतने का उल्लेख है? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है कि जो कश्मीरी राजा थे ललितादित्य मुक्तापीठ, इन्होंने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, गढ़वाल पर आक्रमण इन्होंने किया। किसमें ये जानकारी मिलती है? तो ये हमें रास तरंगिणी है जो कल्हण की रचना, किसकी रचना है? कल्हण की। और इसी से हमें ये जानकारी मिलती है कि कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बनता है, सामान्य ज्ञान में ये पूछा जाता है कि रास तारंगिणी किसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है? तो जो कल्हण था, ये कश्मीर में जो राजवंश थे उनके दरबार में रहता था। रास तारंगिणी हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। राजा खरपर देव किसके समकालीन थे? अब देखिए, राजा खरपर देव जो था यह किसके समकालीन थे? तो ये यशोवर्मन के समकालीन थे। यशोवर्मन कन्नौज का शासक था। देखिए, जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धन ने यशोवर्मन को अपना सामंत नियुक्त किया था, लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद ये जो सामंत था यशोवर्मन, यही राजा बन गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और फिर इसी के काल में ललितादित्य मुक्तापीठ हमला करते हैं और इस यशोवर्मन को पराजित करते हैं, और इसी के समकालीन थे खरपर देव। कहा जाता है कहीं कहीं पर कि हर्षवर्धन ने यशोवर्मन को अपना सामंत नियुक्त किया। सामंत यानी अपने अधीन, अपना एक एजेंट के रूप में नियुक्त किया था कि तू मेरी तरफ से वहां पे शासन करेगा। और इसी यशोवर्मन ने कार्तिकेयपुर वंश में खरपर देव को अपना सामंत नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये कहा जाता है, फिर भी आप याद रख सकते हैं दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। नेक्स्ट है हमारा, खरपरदेव वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, खरपरदेव वंश का अंतिम शासक था त्रिभुवन राज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद गढ़वाल पर या उत्तराखंड पर जो कार्तिकेयपुर वंश का अगला वंश था, निंबर वंश स्थापित हो जाता है। तो खरपरदेव वंश के बाद आया अंतिम राजा इस वंश का था त्रिभुवन राज, और इसके बाद ये वंश खत्म हो गया और कार्तिकेयपुर में एक नया वंश चला, निंबर वंश। ठीक है, जिसका पहला राजा था निंबर देव। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में बंगाल के शासक पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है? अब देखिए, जो पाल राजा था धर्मपाल, इसने भी गढ़वाल पे आक्रमण किया। ये हमें नालंदा अभिलेख से पता चलता है। जब इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ का जो कार्तिकेयपुर राजा था, कत्यूरी राजा था, वो था खरपरदेव वंश का त्रिभुवन राज। ठीक है, तो इसी के काल में जो धर्मपाल था, इसने आक्रमण किया, इस वंश को यहाँ से हटाया और गद्दी पर कौन बैठा? निंबर वंश बैठा। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी आक्रमण के दौरान ये यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ था। इसको लेकर आपको एक चीज और याद रखनी है। अगर आप इस चीज को याद रखेंगे कि खरपरदेव वंश हटा, निंबर वंश आया किसके काल में? जब पाल राजा धर्मपाल ने आक्रमण किया। ठीक है, जानकारी मिलती है नालंदा अभिलेख से। तो इसके साथ आपको ये फैक्ट भी याद रखना है और अपने आप हो जाएगा कि जो निंबर वंश था, इसने पाल राजाओं के साथ संधि करी थी। तो कौन सा कार्तिकेयपुर राजा था जिसने पाल शासकों के साथ संधि करी थी? वो था निंबर देव। ठीक है, निंबर वंश के किस शासक निंबर के बाद उसका पुत्र ईष्टगण शासक बना? वह किस धर्म का अनुयायी था? तो देखिए, निंबर वंश का पहला शासक निंबर देव, उसके बाद उसका बेटा ईष्टगण शासक बना, और ये किस धर्म का अनुयायी था? निंबर देव जो था ये शैव धर्म का अनुयायी था, और ये भी अपने पिता की तरह शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो ये भी शैव था। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस नाम से पुकारते हैं? यानी बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर राजाएं जो थे ये क्या थे? तो ये राजा सूर्यवंशी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये राजा जो उपाधि धारण करते थे, कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि उपाधि ये धारण करते थे। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि कौन से राजा धारण करते थे? कार्तिकेयपुर राजा। किसके अनुसार? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार यह एक सूर्यवंशी राजा थे, यानी चक्रवर्ती सम्राट थे।
वास्तु एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल किस वंश को माना जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड का स्वर्ण काल कार्तिकेयपुर राजवंश के काल को माना जाता है, ठीक है, या कतूरी काल को माना जाता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कालिक कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया है? तो किस कार्तिकेयपुर राजा को बराह अवतार बताया गया है? वो बताया गया है ललित सूर्यदेव को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसमें बताया गया है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ये जो ललित सूर्यदेव है यह ईष्टगण देव का पुत्र था, ठीक है। तो निंबर वंश का शासक है। निंबर जो देव था उसके बेटे का नाम था ईष्टगण, और ईष्टगण के बेटे का नाम है ललित सूर्यदेव, जिसे वराह अवतार बताया गया है, ठीक है। और यह जो ललित सूर्यदेव है ये कतूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो देखिए, सूर्यदेव का पुत्र कौन था? भूदेव, और ये राजा बना, ये जानकारी हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से ही मिलती है, ठीक है। भूदेव को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि भूदेव ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। अभी तक जितने भी कतूरी राजा थे उनका धर्म शैव था, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ठीक है। और लेकिन जो भूदेव था इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, और आज का इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, किन शासकों के शासन काल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था? तो आदि गुरु शंकराचार्य जिनकी समाधि केदारनाथ धाम में स्थित है, 820 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे केदारनाथ धाम में। ये उत्तराखंड आए थे कार्तिकेयपुर राजाओं के काल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस नई सीरीज बुक वाइज सीरीज का हमारा ये पहला पार्ट, जिसमें हमने उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के एमसीक्यूज को कवर किया। उनके साथ साथ मैंने आपको स्टोरीज बताई ताकि आप उनको आपस में जोड़ सकें। उम्मीद करता हूं पूरे उत्तराखंड के जो प्राचीन इतिहास है इसका आपका रिवीजन यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया होगा इन 97 क्वेश्चन में। नंबर भले ही 97 थे, लेकिन अगर आप अतिरिक्त तथ्यों को जोड़कर देखें तो आपका पूरा प्राचीन इतिहास उत्तराखंड का कवर हुआ है। 150 से ज़्यादा फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपना स्कोर, आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में ज़रूर दें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसमें हम जो पंवार वंश है, चंद वंश है, इनके एमसीक्यूज को अतिरिक्त तथ्यों के साथ पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो और एक और बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो हमारी बीएस नेगी वाली सीरीज है और जो अदर सीरीज है, चाहे वो एनसीईआरटी वाली, वो सारी कंटिन्यू रहेंगी इसी चैनल पर। और अगर आप जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कॉन्सेप्ट वाइज आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा जो सेकंड चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।